आज जो देश सवाल उठा रहा है वो ये है कि ये जो अदानी जी के बिजनेस के साथ हुआ, इसके पीछे मोदी जी का क्या हाथ है? और मोदी जी की राजनीति का जो हुआ है, उसके पीछे अदानी का क्या हाथ है? लेकिन अगर इससे मोदी जुड़े हैं, अडानी नहीं, मोदानी का संकट है, तो फिर ये इस देश की राजनीति का संकट है, ये लोकतंत्र का सवाल है, ये गणतंत्र का सवाल है, इस देश के भविष्य से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा सवाल है, जिसे हर व्यक्ति, हर नागरिक को जानना चाहिए। नमस्कार, संडे सत्संग में एक बार फिर आपका स्वागत है। कई महीनों तक भारत जोड़ो यात्रा में लगे रहने की वजह से संडे सत्संग कई बार हफ्ते में कई बार हो जाता था, संडे को नहीं होता था, हर दिन संडे था, कोई दिन संडे नहीं था। लेकिन अब वापस संडे सत्संग के रूटीन में हम आ गए हैं। इस बीच आपको पता होगा भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत हो गई है। लेकिन आज जिस सवाल पे संडे सत्संग की फोकस है, ये वो सवाल है जो आज इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है। और मैं समझता हूं अगले 1 वर्ष तक इस देश का सबसे बड़ा सवाल बना रहेगा। सवाल है मोदाणी का। अब आप सोचेंगे मोदाणी क्या है? मोदाणी का मतलब मोदी प्लस अदानी। मोदी प्लस अदानी से बनता है मोदाणी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। आज जो देश सवाल उठा रहा है वो ये है कि ये जो अदानी जी के बिजनेस के साथ हुआ, इसके पीछे मोदी जी का क्या हाथ है? और मोदी जी की राजनीति का जो हुआ है, उसके पीछे अदानी का क्या हाथ है? ये बहुत बड़े सवाल हैं इस देश के। इन दोनों को जोड़ के हम इसे मोदानी मॉडल कह रहे हैं। वैसे फुटनोट मैं यहीं पहले ही लगा दूं, ये मेरा बनाया हुआ शब्द नहीं है। हमारे मित्र, सहयोगी, सामाजिक आंदोलन, किसान कार्यकर्ता और देश के अग्रणी किसान नेता डॉक्टर सुनीलम, उन्होंने इन दोनों को मिला के मोदानी मॉडल कहा है। कई समय से वो कहते आए हैं, उनसे ये शब्द शुक्रिया देते हुए चुराया है। ये मोदानी मॉडल जो है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे और देखेंगे, कई तथ्य आपके सामने रखूंगा। अडानी के बिजनेस को जो हुआ है वो आप सब जानते हैं, उसके तथ्य पूरे दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज की बातचीत में सिर्फ एक सवाल पे फोकस रखूंगा कि इसका सरकार से क्या ताल्लुक है? क्या मोदी सरकार इससे जुड़ी हुई है? अगर ये अदानी का संकट है, तो एक बिजनेस का संकट है। देश में बिजनेस में कई बार संकट आते हैं। लेकिन अगर इससे मोदी जुड़े हैं, अडानी नहीं, मोदानी का संकट है, तो फिर ये इस देश की राजनीति का संकट है, ये लोकतंत्र का सवाल है, ये गणतंत्र का सवाल है, इस देश के भविष्य से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा सवाल है, जिसे हर व्यक्ति, हर नागरिक को जानना चाहिए। उसे भी जिसका शेयर मार्केट से, बिजनेस से, इंडस्ट्री से कोई संबंध नहीं है, यानी कि आप, हम सब सामान्य लोग, हम सबको ये जानना चाहिए। शुरुआत साधारण तथ्य से, मैं ज्यादा समय इस पे नहीं लगाऊंगा। ये अजब दास्तान गौतम अदानी की। अजब दास्तान इसलिए है, ये जो अजीब दास्तां है, ये है ना, अजीब दास्तां है गौतम अदानी की। और अजीब दास्तान इसलिए है क्योंकि कई कारणों से, एक नहीं दो तीन कारणों से अजीब है उनकी दास्तान। अ, इसलिए कि जिस तरह से उनकी संपत्ति बढ़ी, उस तरह से तो इस देश में किसी की नहीं बढ़ी। ये देखिए, इस टेबल में हम देखेंगे गौतम अदानी जी की जो संपत्ति है, ये संपत्ति शुरू हुआ था इनका बिजनेस 1990 के करीब में। 1992 में कंपनी इनकी लिस्ट होनी शुरू हो गई थी, बाद में कई कंपनियां बनी। सन 2002 के बाद कंपनियों की ग्रोथ शुरू हुई। 2002 में नरेंद्र मोदी जी जब दोबारा मुख्यमंत्री बन के आए, और सुनते हैं गुजरात दंगों के बाद जब कोई उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं था, उन्हें हाथ लगाने को तैयार नहीं था, उस समय अदानी जी काम आए थे। अदानी जी उनके साथ खड़े हुए और उसके बाद से अदानी जी का बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। 2014 आते आते, दोबारा देखिए इन फिगर्स को, 2014 आते आते अदानी जी 16,000 करोड़ के मालिक थे। छोटे आदमी नहीं थे। कोई 2001-2 में रहे होंगे 100-200 करोड़ के मालिक, लेकिन
14 आते आते गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के साथ 12 साल काम करने के बाद वो 16,000 करोड़ के मालिक बन चुके थे। लेकिन कहानी यहां नहीं है, कहानी और है। आगे देखिए, बड़े अजीब दास्तान है, उसी आंकड़ों को दोबारा देखिए। सन 2019, जी नहीं, वापस उसी टेबल को हम लगाएं जो टेबल हम देख रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण टेबल है। 16,780 करोड़ के मालिक थे 2014 में। 2020, 18/3/2020 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये वो तारीख है जब इस देश में लॉकडाउन शुरू हुआ था कोविड का। उस दिन अडानी जी 66,000 करोड़ के मालिक बन चुके थे। यानी कि 2014 और 2020 के बीच मोदी जी की पहली सरकार होते होते अडानी जी की संपत्ति कोई 4 गुना बढ़ गई थी। बहुत बड़ी चीज है, अजीब दास्तान है। लेकिन उससे भी अजीब दास्तान आगे देखिए। ठीक 2 साल में अडानी जी की संपत्ति 66,000 करोड़ से बढ़ के 6,90,000 करोड़ हो जाती है। 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई है संपत्ति। यही नहीं, उसके 6 महीना और आगे जाइए, सितंबर में आइए, 16 सितंबर 2022 को उनकी संपत्ति 12,16,000 करोड़ हो जाती है। ये सारे आंकड़े कहां से आए हैं? फोर्ब्स नामक एक पत्रिका है इंटरनेशनली, इस पे आंकड़ों पे कोई संदेह नहीं है, हर कोई स्वीकार करता है ये आंकड़े सच है। तो एक आदमी 16,000 करोड़ रुपया से बढ़ के, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 16,000 करोड़ रुपया, और कुछ महीने पहले तक वो 12 लाख करोड़ रुपए का, लगभग उनके प्रधानमंत्रित्व काल में एक समय पे उनकी संपत्ति लगभग 100 गुना बढ़ गई। अजीब दास्तान है ना। अजीब दास्तान ये भी है कि इस इतना विशाल संपत्ति के पीछे कोई बड़ा उद्योग नहीं है, कुछ बहुत बड़ा प्रोड्यूस नहीं कर रहे अदानी जी। अदानी जी की संपत्ति बढ़ती है ऐसी चीजों से जो कि सरकार पे निर्भर है। संपत्ति का विस्तार इसलिए नहीं हो रहा है कि वो जो माल बेच रहे हैं वो माल बहुत बिक रहा है, जनता खरीद रही है। इन्फोसिस बहुत बड़ा क्योंकि उनकी मार्केट बढ़ी, उनके ग्राहक बढ़े, लोगों ने उनको खरीदना शुरू किया। टाटा बढ़ा, टाटा के पास कुछ बेचने को था। रिलायंस बढ़ा, शुरू में उसके पास कुछ बेचने को था। अदानी जी के पास बेचने को नहीं है, खरीदने को बहुत कुछ है। कहां कहां विस्तार होता है देखिए आप। अडानी जी का विस्तार होना शुरू होता है, छोटी सी क्लिपिंग हमें बताती है कि अडानी जी का कैसे विस्तार हो रहा है, कहां कहां विस्तार हो रहा है। सन 1988 में अडानी अपनी ट्रेडिंग कंपनी शुरू करते हैं। 1990 में मुंद्रा पोर्ट शुरू करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। मुंद्रा पोर्ट की कहानी बहुत विचित्र कहानी है, क्योंकि उसके पड़ोस में ही एक सरकारी पोर्ट हुआ करता था। और कहानी यह है कि सरकारी पोर्ट में ऐसे फैसले लिए गए जिससे कि सरकारी दुकान ठप्प होती जाए। वो दुकान ठप्प होती गई, मुंद्रा पोर्ट बंदरगाह ऊपर उठता गया। सन 2000 में जॉइंट वेंचर शुरू करते हैं विलमार के साथ। 2002 में मुंद्रा जो है भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट बन जाता है। अब मतलब ये कहानी मोदी जी के साथ शुरू होती है, और फिर उसके बाद कोयले के व्यापार में आते हैं, फिर थर्मल पावर प्लांट में आ रहे हैं, फिर रिन्यूएबल एनर्जी में आ रहे हैं, फिर उसके बाद उनका विस्तार होता जा रहा है, फिर एयरपोर्ट और ये सब। देखिए किन किन चीजों में अडानी जी का विस्तार हो रहा है, देखते जाइए क्या कुछ है। आगे देखेंगे, अगला ग्राफिक हमें बताता है अडानी जी के विस्तार के बारे में कि कितना उनका विस्तार हुआ। 2013 में उनके 44 प्रोजेक्ट थे, और आप देखिए 5 साल के बाद 2018 में, ये मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व का काल है, 2013 में बढ़ के, अगले ग्राफिक में हम देखेंगे कि उनके 44 जो प्रोजेक्ट थे वो 92 प्रोजेक्ट हो जाते हैं। सिर्फ 5 साल में अचानक इतनी ग्रोथ हो रही है। और आज अडानी जी किस किस में छाए हुए हैं वो इस तस्वीर में आपको दिखाई देता है। कहां कहां है अडानी जी, जिसे कहते हैं भगवान का दिया सब कुछ है। अडानी जी अगले ग्राफिक में देखेंगे किस किस तरह के उनके पास, किस किस सेक्टर में अडानी जी छाए हुए हैं। ये देखिए, उनके पास कोल है, एनर्जी है। आप इसमें पढ़ पा रहे होंगे, बहुत छोटा सा फॉन्ट है। और जैसा कि आप जानते हैं उनके पास एनडीटीवी भी है। मतलब क्या कुछ नहीं है अडानी जी के पास आज की तारीख में। आप उसकी बस गिनती करते जाएं, तुलना करते जाएं, देखते जाएं, और पूछते जाएं कि अडानी जी कहां कहां पे छाए हुए हैं। वैसे मैं पढ़ के आपको बता भी दूं वो किस किस में छाए हुए हैं। अदानी जी के पास
पोर्ट्स तो हैं ही, एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, डेटा सेंटर है, एयरपोर्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी है, गैस है, लॉजिस्टिक्स है, मीडिया भी है, सीमेंट है। क्या कुछ नहीं है? कहते हैं जो मैंने बोला, भगवान का दिया सब कुछ है। भगवान का दिया है या किसी और का? ये सवाल पूछने का बनता है। ये जो उनका एम्पायर बढ़ के 12 लाख करोड़ का हो गया था, ये अचानक पंक्चर हो गया। जैसा आप जानते हैं, पिछले सप्ताह 15 दिन पहले अचानक पंक्चर हो गया। 24 जनवरी को एक रिपोर्ट आई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। उसके आते ही अचानक गुब्बारा पंक्चर हो गया। सवाल ये है कि क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ही देश को पता लगा? उससे पहले कुछ नहीं था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में एक बात साफ बता दूं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तस्वीर आप देख सकते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में बता दूं, हिंडनबर्ग कोई इंडिपेंडेंट रिसर्चर कंपनी नहीं है, कोई ये एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्था नहीं है जो दुनिया के कल्याण के लिए रिपोर्ट निकालती हो। ये कंपनी खुद एक खिलाड़ी है। खिलाड़ी के तौर पे इस कंपनी का काम है ऐसी कंपनियों को पकड़ना, दुनिया में डिटेक्ट करना, जिनके बारे में इनको लगता है कि इसका गुब्बारा जरूरत से ज्यादा फूला हुआ है और सच में इसके शेयर मार्केट, इसका शेयर प्राइस गिरने वाला है। तो ये कंपनी सट्टा करती है, सट्टे में लगती है, कहती है कि इस ये कंपनी का गुब्बारा देखिए फटने वाला है, हम आपको इसकी सच्चाई बता देते हैं। और वो कंपनी खुद सट्टा लगा रही है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अडानी ने बाद में कहा भी, और ये बात सच है, कि ये कंपनी कोई इंडिपेंडेंट प्लेयर नहीं है, ये कंपनी खुद खिलाड़ी है। तो केवल हिंडनबर्ग के कहने पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा यह सवाल ये है कि क्या हिंडनबर्ग के बताने से पता लगा? हिंडनबर्ग कंपनी ने कहा क्या? उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अडानी जी की जितनी भी संपत्ति है, उन्होंने, उनका आरोप मुख्यतः क्या है? आरोप ये है कि अडानी जी की जो कंपनी है, उनकी जो तमाम कंपनियां हैं, उनका जो वैल्यूएशन है मार्केट में, वो वैल्यूएशन सही नहीं है, क्योंकि वास्तव में कंपनी के पास उतने एसेट्स हैं नहीं, उतना मुनाफा है नहीं। और उन्होंने कहा कि इस कंपनी के शेयर जिस तरह से ऊपर उठे हैं, ये नॉर्मल नहीं है, इसके पीछे कुछ हेराफेरी है, मैनिपुलेशन है स्टॉक मार्केट का। और मैनिपुलेशन के पीछे उन्होंने कहा कि मॉरिशस की कुछ कंपनियां हैं जो कि इस कंपनी के अंदर पैसा डाल रही हैं, और उन कंपनियों के पीछे कौन है? विनोद अडानी, जो कि अडानी जी के भाई हैं। इस सब के एक एक बात का प्रमाण हिंडलबर्ग ने रख के सामने रखा। अब ये बात ऐसी नहीं है जो पहले पता नहीं थी, ये बात पहले पता थी। ये तमाम आरोप बहुत गंभीर थे, और जैसे ही ये आरोप सार्वजनिक हुए, यानी कि इंटरनेशनल जगत में आए, उसके बाद कंपनी का स्टॉक गिरना, डूबना शुरू हुआ। वो सारी कहानी आप जानते हैं, वो सब मैं बताऊंगा नहीं, अचानक कैसे डूबा। इसलिए नहीं कि हिंडनबर्ग ने कुछ कह दिया, बल्कि उसने कि ऐसे प्रमाण दिए। अडानी जी की कंपनी ने तुरंत 413 पेज का क्लैरिफिकेशन दिया, वो भी दुनिया के सामने आया। और उसके बाद हिंडनबर्ग ने खुद उसका जवाब दिया कि आपके आरोपों, आपने तो हमारे आरोपों को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि विनोद अडानी की कंपनी से सब कुछ आपके पास आ रहा है और ये कहां से पैसा आ रहा है, तो अडानी जी का क्या जवाब था? उनका जवाब था, हम नहीं जानते, विनोद अडानी जी हमसे रिलेटेड नहीं है। मतलब इनका भाई इनसे रिलेटेड नहीं है, जिसके साथ दिन रात घूमते हैं, जिसके साथ रहते हैं, वो भाई से कहते हैं नहीं, हमारा ये अनरिलेटेड पार्टी है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो हिंडनबर्ग कहता है, साहब, भारत के कानून के हिसाब से अगर आपका भाई आपकी कंपनी में कुछ लगा रहा है तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ये अंदर खाते की बात है, इस चीजों की जांच होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जब सार्वजनिक हुई, दुनिया के तमाम संगठनों ने इनकी जांच की, तो तमाम कंपनियों ने धीरे धीरे अपने हाथ खींचने शुरू कर लिए। अडानी जी ने अपना एक शेयर फ्लोट किया था, अपना पब्लिक लिस्टिंग की थी। और वो होते ही, जैसे ही ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। 20,000 करोड़ का पब्लिक शेयर था। सच बात यह है कि अडानी जी के इशारे पे ही शायद हुआ होगा, एक दो कुवैत वगैरह वालों ने इन्वेस्ट करके बचाया। सच ये है कि साधारण इन्वेस्टर ने 1% भी जो उसको ऑफर पे था वो नहीं खरीदा। कंपनी के अपने एम्प्लॉयज को जो शेयर ऑफर किए गए से थे, जो कि लपालप लिए जाते हैं, उसमें से आधे खाली पड़े रहे। मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज को विश्वास नहीं था कंपनी पे, रिटेल इन्वेस्टर्स को तो था ही नहीं। है, ये सारी कहानी आपको पता होगी।
मैं जो बताना चाहता हूं वो ये बात कि ये कोई नई बात नहीं थी। जो लोग अडानी जी की कंपनी को फॉलो कर रहे थे, जो लोग हिंदुस्तान के बिजनेस जर्नलिस्ट थे, हर कोई व्यक्ति इस कहानी को कई सालों से जानता था। बड़े अखबारों की लिखने की हिम्मत नहीं होती थी, छोटी जगह पे खबरें छप रही थी। ये मैं आपको कुछ नमूने दिखाता हूं। ये देखिए, अडानी जी का एम्पायर क्या है और इसमें क्या कुछ होता आया। ये एक द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट करके विदेश से अखबार निकलता है, जो बता रहा था, और ये खबर 2021 में आई थी, एक हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट ने लिखी है कि ये फॉरेन फंड्स कौन है जो कि अडानी की कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं। इसके बारे में लिखा था। हिंदुस्तान के एक दो गंभीर जर्नलिस्ट ने भी इसके बारे में इशारा करते हुए कि मॉरिशस का पैसा कहां से आ रहा है। इससे पहले एम राजशेखर नाम के एक पत्रकार हैं, हिंदुस्तान के बिजनेस पत्रकार। वो इससे पहले खबर लिख चुके थे कि सन 2014 से 2019 तक अडानी ग्रुप के पास पैसा कहां से आ रहा है। ये फॉरेन फंड का जिक्र नहीं कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अडानी ग्रुप ने इस पूरे दौरान, मोटे तौर पे इस आर्टिकल में राजशेखर ये बता रहे थे कि इस ग्रुप के पास जितना पैसा है उतना इसका मुनाफा तो है नहीं। तो ग्रुप बढ़ता जा रहा है, तमाम नई प्रॉपर्टीज खरीद रहा है, मगर ये खरीदने का पैसा इनके पास कहां से आ रहा है? इतना तो मुनाफा है नहीं। मुनाफा है सिर्फ 3-4 हजार करोड़ का, और चीजें खरीद रहे हैं 3 लाख करोड़ की, 5 लाख करोड़ की। कहां से आ रही हैं चीजें? और इशारा ये लेके करता है कि इसमें एक एक हाथ से लिया, एक से कर्जा लिया, कर्जे से कोई एक कंपनी खड़ी की, उसके शेयर को बेच के दूसरा कर्जा लिया, उसके आधार पे तीसरा कर्जा लिया। कंपनी ओवर लीवरेज्ड है, जिस तरह से कहते हैं, यानी कि जो वास्तव में इसके पास है उसकी तुलना में इतना ज्यादा कर्ज लेके बैठी हुई है कि ये कंपनी अगर कभी देना पड़ा तो दे नहीं पाएगी। ये इशारा इस लेख के अंदर किया गया। एक पत्रकार है परंजय गुहा ठाकुरता, इस देश के सबसे प्रमाणित, सबसे स्वतंत्र पत्रकार। उन्होंने लेख लिखने शुरू किए अडानी ग्रुप के बारे में। ये लेख था कि जस्ट उन्होंने पूछा था कि अडानी ग्रुप से जुड़े हुए सारे केस केवल एक जज के पास क्यों जा रहे हैं, और उस एक जज के फैसलों से कितना फायदा हो रहा है। यही नहीं, उन्होंने एक दूसरा लेख लिखा इनकम टैक्स के बारे में, कि इसके ग्रुप को क्या 1,000 करोड़ का इनकम टैक्स का इन्होंने नहीं दिया जो इन्हें देना चाहिए था। लेख लिखने शुरू किए, प्रश्न पूछने शुरू किए, जैसा परंजय गुहा ठाकुरता की आदत है। प्रश्न पूछने से पहले रिसर्च करते हैं, गंभीर प्रश्न पूछते हैं। क्या हुआ? परंजय गुहा ठाकुरता पे केस ठोक दिए गए, उनके खिलाफ वारंट जारी हो गए, और गुजरात के एक कोर्ट ने गैग ऑर्डर इशू कर दिया। गैग ऑर्डर मतलब अदानी के मामले पे तुम, परंजय गुहा ठाकुरता, एक शब्द नहीं बोलोगे। और एक्सपार्टी ऑर्डर इशू हो गया, मतलब परंजय गुहा ठाकुरता को उस सुनवाई में सुने बिना उनके खिलाफ ये ऑर्डर इशू कर दिया गया। अब आप देखिए क्या खेल हो रहा है। जो सारे लोग, बिजनेस की दुनिया में हर व्यक्ति इस सच को जानता था जो हिंडलबर्ग रिपोर्ट ने कहा है, जिसका मतलब है जांच एजेंसीज भी जानती होंगी, सेबी भी जानती होगी, स्टॉक मार्केट के लोग जानते होंगे, जर्नलिस्ट जानते थे, फुसफुसा के बात करते थे, बड़े अखबार छापते नहीं थे। कोई छापता था तो उसके ऊपर कोर्ट से ऑर्डर ले लिया जाता था, उसका मुंह बंद करवा दिया जाता था। ये सच्चाई है। तो ये सच नहीं है कि सरकार की आंख कोई 24 जनवरी 2022 को जाके खुली, अरे बाबा रे ऐसा स्कैंडल था, हमें तो पता ही नहीं था। नहीं साहब, बिल्कुल पता था। तो ये मामला सिर्फ अदानी का नहीं है, ये मामला मोदानी का है। तो इससे खुलता है राजनीतिक सवाल कि ये मोदी प्लस अदानी का रिश्ता क्या था। जो सवाल राहुल गांधी ने संसद में पूछा है, संसद में उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई, कुछ तस्वीरें हम भी दिखा देते हैं। मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता कोई छुपा हुआ नहीं है।
तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के बारे में आप कहेंगे भैया ऐसी तस्वीर तो कहीं से भी आ सकती है, किसी भी बिजनेस समिट में दो लोग बैठ सकते हैं, तमाम तस्वीरें इशू हुई। बिजनेस समिट में बैठे होंगे भाई, मैं भी कई बार सोचता हूं कि मेरी भी तस्वीरें पता नहीं कौन कौन लोग आके हेलो करके तस्वीर खिंचा लेते हैं। हर कोई व्यक्ति का हिसाब देना पड़े तो असंभव है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये अनयूजुअल है। ये प्रधानमंत्री के अपने हवाई जहाज में गौतम अडानी जी की तस्वीर है। ये महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति कहीं आपसे तस्वीर खिंचा ले एक बात है, लेकिन ये तस्वीर और अगली तस्वीर, दूसरी तस्वीर भी मैं चाहता हूं आप दिखाएं। ये तस्वीर तब की है जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। किसके हवाई जहाज में आ रहे हैं? अदानी, आप देख सकते हैं। तो जैसा राहुल गांधी ने कहा, पहले मोदी जी अदानी जी के हवाई जहाज में बैठते थे, अब अदानी जी मोदी जी के हवाई जहाज में बैठते हैं। मामला नजदीकी का है। अब आप कहेंगे ये तो देखिए आप आरोप लगा रहे हैं, तस्वीरों देख के आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तस्वीरों से क्या निष्कर्ष निकल सकता है? सही बात है, खाली तस्वीरों से निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। तो हम देखते हैं किस किस तरीके से मोदी जी के मोदानी मॉडल की हकीकत देखते हैं कि किस किस तरीके से किस किस तरह से अदानी के पीछे मोदी जी का हाथ था। क्या वास्तव में सिर्फ तस्वीरें ही हैं या कि तस्वीरों के पीछे कुछ सच भी है? वास्तव में किसी तरीके से मोदी सरकार ने अदानी जी की मदद की? पहली चीज जो मैंने अभी इशारा किया कि हिंडलबर्ग रिपोर्ट आने से पहले सब अच्छी तरह से जानते थे कि ये घपलेबाजी का संदेह है। मॉरिशस से पैसा आ रहा है, गड़बड़ हो रही है, स्टॉक्स इन्फ्लेटेड हैं, स्टॉक मार्केट में कुछ किया जा रहा है, उनके भाई का पैसा आ रहा है। सवाल है इस पे जांच क्यों नहीं हुई? जांच करनी चाहिए थी ना सेबी को। सरकार ने लोकसभा में बताया, पार्लियामेंट में बताया, ये उत्तर आप देख सकते हैं यहां पे। सरकार ने खुद पार्लियामेंट में इस बात को कबूल किया कि हां, अदानी जी के खिलाफ जांच हो रही थी इन सब सवालों पे। जांच कभी किनारे पे नहीं पहुंची। एक नहीं, तीन चार जांच। 2007 में एक बार अदानी जी के बारे में जांच हुई, उनको दोषी पाया गया, उनको फाइन भी हुआ। तो ये आदमी शक के घेरे में था। इस पे इतने साल तक जांच क्यों नहीं हुई, बावजूद इसके कि अखबारों में लेख छप रहे थे ये कहते हुए? छपने का इंतजार नहीं करना चाहिए? सुनते हैं जांच ना होने का एक कारण यह हो सकता है कि जांच करने के इंचार्ज जो थे वो खुद अदानी जी के समधी हैं। समधी मतलब उनके बेटे की शादी जिस लड़की से हुई है वो उस व्यक्ति की बेटी है जो कि इसकी जांच करने के इंचार्ज हैं कि क्या कोई बिजनेस शेयर मार्केट में कहीं इनसाइड ट्रेडिंग तो नहीं हो चुकी। ये उसके बारे में खबर है और ये उनकी तस्वीर है, आप देख लीजिए। आ, तस्वीर में मोदी जी हैं, अदानी जी हैं और साथ में जो बीच में श्रॉफ साहब खड़े हैं वो अदानी जी के समधी हैं। और इनकी जिम्मेवारी है जांच करें कि कहीं अदानी जी की कंपनी के अंदर कोई मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, कोई इनसाइड ट्रेडिंग तो नहीं हो रही, स्टॉक मार्केट इनके शेयर और स्टॉक में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही। इस बात को कहा जा रहा है। अखबारों में प्रमुखता से ये बात भी छपी कि अदानी जी जाके सेबी के प्रमुख से मिले, जो कहा जाता था बहुत अनयूजुअल मीटिंग है क्योंकि सेबी सेबी तो अंपायर है। सेबी के प्रमुख से जाके अडानी जी मिले, ये बात अखबारों में छपी। गौतम अडानी मीट सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच। ये क्या हो रहा है? जिन एजेंसीज ने जांच करनी थी, जिन्हें हिंडलबर्ग रिपोर्ट आने से 2-3 साल पहले ही इन सब बातों का खुलासा करके जांच करनी चाहिए थी, उन्होंने जांच क्यों नहीं की? जो जांच चल रही थी उस पे पर्दा क्यों डाला गया? पहला सवाल, पहला इशारा जिससे लगता है कि हां, कुछ तो नेक्सस हो सकता है। दूसरी बात देखिए, जो इस कंपनी के साथ सरकारी कंपनियों से इसके शेयर खरीदवाए गए। अदानी जी की कंपनियों में आप हम शेयर खरीदें अच्छी बात है, मगर एलआईसी जिसमें इस देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई है,
एलआईसी शेयर खरीद रही थी। अडानी जी की 6 कंपनियां हैं और उसमें कितने प्रतिशत इन्वेस्टमेंट एलआईसी की है? किसी कंपनी में 4%, किसी कंपनी में 9%, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 1। अडानी जी की हर कंपनी में, और ये छोटे फिगर्स नहीं है, पूरी कंपनी के शेयर होल्डर्स में आप 6-5% हैं, यानी कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने की है। आज की तारीख में देखें तो कोई 26,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट एलआईसी की है। एक समय पे शायद 65,000 करोड़ रुपए की थी। तो किसके इशारे पे हो रही थी? एलआईसी कहां पैसा डालती है? किसके इशारे पे एलआईसी काम करती है? सरकार के इशारे पे। सरकार की तरफ से किसी ने इशारा किया कि इन शेयर में पैसा डालो। मतलब कल को अगर ये कोई कंपनी डूब जाती है तो लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा डूब जाएगा। यही नहीं, बैंकों की तरफ से इन्हें लोन दिलवाया गया। जब ऑस्ट्रेलिया में अडानी जी गए, कोई कंपनी इनको लोन देने को तैयार नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया का कोई बैंक उनको लोन देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो जिस तरह का काम कर रहे थे उसको ऑस्ट्रेलिया में गलत काम माना जाता था। जिस तरह की माइनिंग कर रहे थे उसके पर्यावरण विरोधी माना जाता था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उनको लोन दिया था। वही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बार बार उनको लोन दिया, ये $2.6 बिलियन, जिसका मतलब होगा मोटे तौर पे कोई 20-22 हजार करोड़ रुपया। तो देश के तमाम बैंक मेरे आपके पैसे से बने हुए बैंक पैसे दे रहे थे, अपना लोन अडानी जी को दे रहे थे बिना एडिक्वेट गारंटीज के, और लोन माफ भी कर रहे थे। जो इस देश में पिछले कई सालों में लोन माफ हुए हैं उसमें अडानी जी के लोन भी माफ हुए हैं। तो सरकार जुड़ी हुई है। चौथा तरीका, सरकार ने नियम तोड़ के इनको कॉन्ट्रैक्ट दिए। एक नहीं, तरह तरह के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। अडानी जी को 6 एयरपोर्ट एक साथ देश के पकड़ा दिए गए, और बावजूद इसके कि वित्त मंत्रालय ने और नीति आयोग ने लिख के ऑब्जेक्शन किया था, कहा था कि जिसको कोई अनुभव नहीं है उसको एक साथ इतने एयरपोर्ट नहीं दिए जाने चाहिए। अदानी जी को बंदरगाह चलाने का एक्सपीरियंस था, एयरपोर्ट चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनको नियम तोड़ के ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। जहां नियम तोड़ने की बात आती है तो एयरपोर्ट की बात आती है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ था हमारे देश में। मुंबई का जो एयरपोर्ट था, वो मुंबई का एयरपोर्ट अडानी जी के पास नहीं था। मुंबई का एयरपोर्ट एक दूसरी कंपनी के पास था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो कंपनी अपना एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट जैसी ल्यूक्रेटिव बिजनेस, इतना बढ़िया बिजनेस छोड़ के अडानी जी को दे देती है। मतलब किसी के पास बहुत शानदार सी कोई कोठी है और अचानक 10 दिन में वो किसी और को पकड़ा देता है। कारण क्या था? अब देखिए, 28 जुलाई को ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जीकेवी ग्रुप के यहां रेड किया। उस ग्रुप के पास मुंबई का एयरपोर्ट है, और उसके एक महीने के अंदर अंदर जीवीके कहता है कि हम अपना एयरपोर्ट अडानी को देने को तैयार हैं। अब आप समझ जाइए इसका मतलब क्या है। अडानी जो चाहता था उस एयरपोर्ट को लेना, एयरपोर्ट किसी और के हाथ में था। ईडी आई, छापा मारा, और जीवीके वालों ने हाथ जोड़ दिया, भैया एयरपोर्ट चाहिए ना, ले लो, जान छोड़ो हमारी। ये हुआ। मामला सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं था, विदेशों में था। अडानी जी को बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उनको श्रीलंका में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने किया, और इजराइल में किया। ये जो श्रीलंका वाला था उसमें कलई खुल गई। कभी कभी अचानक भंडाफोड़ हो जाता है, भारत नहीं विदेश में। श्रीलंका की पार्लियामेंट के सामने श्रीलंका के इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन के जो अध्यक्ष थे, उनसे पूछा गया कि तुमने इस विदेशी आदमी अडानी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? उसने वहां पार्लियामेंट के सामने कबूल कर लिया कि देखिए, मुझे तो राष्ट्रपति ने कहा था कि मुझे मोदी जी दबाव डाल रहे हैं। तो श्रीलंका के इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने पार्लियामेंट के सामने फॉर्मल जवाब में टीवी के सामने कहा कि मुझे देश के राष्ट्रपति राजपक्षे जी ने कहा
कि मुझे मोदी जी का फोन आया था कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दो। चलिए आप सोचेंगे कि ठीक है भाई, हिंदुस्तानियों का भला करवा ले, श्रीलंका का जो हो, कम से कम हिंदुस्तानी को कॉन्ट्रैक्ट तो दिलवा दिया। मामला यहां तक नहीं है। एक चीन का कॉन्ट्रैक्ट, एक श्रीलंका का एक दूसरा मामला है, कंटेनर पोर्ट बनने थे। जापान, भारत और श्रीलंका का एग्रीमेंट हुआ कि भारत सरकार एक पोर्ट बना सकती है, एक कंटेनर पोर्ट बना सकती है, और जापान सरकार एक और कंटेनर पोर्ट बना सकती है। जापान सरकार ने एक कंटेनर पोर्ट बनाया। भारत सरकार ने कहा कि हमारे वाला कंटेनर पोर्ट हम नहीं, अदानी जी बनाएंगे। सरकार, भारत का मतलब अदानी, भारत के हिस्से का काम अदानी जी को दे दिया गया, और जापान सरकार ने सरकार की तरफ से काम किया। बांग्लादेश में भी यही कहानी है। और इजराइल में मोदी जी जाते हैं। मोदी जी के जाने के कुछ दिनों बाद अडानी जी का मामला होता है और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है इजराइल के पोर्ट का। तो दुनिया भर के अंदर। और छठा इसका प्रूफ कि सरकार की नीतियों को बदला गया अडानी जी के मुनाफे के लिए। इसका एक उदाहरण आप देखिए। ये सरकार की कोयले की नीति है। ये कोयले के बारे में नहीं है, ये दूसरा है। ये धारावी में इनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसके बारे में है। किस किस तरह से चीजें बदली और अंत में धारावी का कॉन्ट्रैक्ट उनको, जो टेंडर मिलना था वो अदानी जी को मिला। लेकिन जो कोयले वाला है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है। कोयले में भारत सरकार ने कहा कि हमें, देश में कोयले की शॉर्टेज है, देश में बिजली का क्राइसिस आ गया था, देश में कोयले की शॉर्टेज बनाई गई। शॉर्टेज थी नहीं देश में, देश में कोयले की शॉर्टेज बनाई गई, दिखाई गई। और फिर कहा गया कि देश में कोयले को आयात करना पड़ेगा। आयात करने के लिए पहले 2.5% टैक्स हुआ करता था। सरकार ने रातों रात उस 2.5% टैक्स को घटा के 0% कर दिया। अब कोयले को, ऑस्ट्रेलिया से कोयले को इंपोर्ट किया गया। कौन है इंपोर्ट करने वाला? ऑस्ट्रेलिया में किस आदमी ने कोयले की खदान बनाई थी एसबीआई के लोन की मदद से? अदानी। अदानी जी भेजते हैं, भारत को कोयला सप्लाई करते हैं, और अचानक उस पे जो टैक्स 2.5% का था टैरिफ, वो घटा के 0% कर दिया जाता है। एक नहीं, सैकड़ों कहानियां हैं। मतलब मोटी बात यह कि जब बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पे आपको बोलते हैं कि देखिए जी, कोई बिजनेस एम्पायर है, बढ़ा गिरा, हमारा इसके से क्या लेना देना। टाटा का भी बिजनेस बढ़ा, इंफोसिस का भी बिजनेस बढ़ा, बिरला का भी बिजनेस बढ़ा, जैसे वो बढ़े वैसे ये बढ़ा। वो भी कोई बहुत क्लीन नहीं थे। इनके बारे में भी सवाल हुए और सवाल हमेशा उठने चाहिए। लेकिन अदानी जी का बिजनेस, और अंबानी के बारे में भी सवाल उठने चाहिए। लेकिन जो अदानी जी की कहानी विचित्र है वो ये कि उनका लगभग हर बिजनेस सीधा और सीधा सरकार से जुड़ा है। और देश और दुनिया के तमाम हलकों में साफ साफ कहा जाता था, लोग पूछते थे कि जी अडानी जी का पास पैसा, प्रॉफिट तो सिर्फ इतना है, उनको इतना लोन कैसे किया दिया जा रहा है? जवाब मिलता था, आप नहीं जानते, सरकार से नजदीकी है, कोई प्रॉब्लम होगी कल को सुलझा दी जाएगी। भाई जब सरकार, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? भाई सरकार जब उनके साथ है तो आप काहे को डर रहे हो? ये बात बताया जाता था। तो पूरी दुनिया में ये बात स्पष्ट थी कि मामला सरकार के हाथ का है। तो अदानी जी का राइज किसी साधारण बिजनेस एम्पायर का राइज नहीं है। वैसे कोई भी साधारण राइज नहीं होता, हर में कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका होती है। लेकिन अदानी जी की जो कहानी है वो सीधे सीधे सरकार से जुड़ी है। इसीलिए इसको हम मोदानी की का संकट बता रहे हैं। ये संकट अदानी का नहीं है, ये संकट मोदी जी का है, क्योंकि सीधे सीधे सरकार का हाथ है इसमें। और इसलिए आज की बातचीत का एक आखिरी सवाल, आखिरी पहलू जिस पे हमें विचार करना चाहिए, यक्ष प्रश्न ये है। हमने अब तक पूछा मोदी जी का अदानी के पीछे क्या हाथ था। सवाल हमें यह पूछना चाहिए कि मोदी जी के पीछे भी क्या अदानी का हाथ था? सन 2014 से 2019 तक अदानी जी की प्रॉपर्टी बढ़ी,
लेकिन 19 के बाद जिस तरह से बढ़ी वैसी दुनिया में कहीं नहीं देखी गई। 2019 में क्या हुआ था? चुनाव हुए थे। उस चुनाव में अदानी जी ने भारतीय जनता पार्टी को कितना पैसा दिया था, इसका हम कभी नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन किसे देता है उसका किसी को पता नहीं लग सकता, और वो तो व्हाइट है। ब्लैक में क्या गया होगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं बता सकता। हर कोई ये जरूर जानता है कि 2019 में बीजेपी के पास इतना पैसा था, इतना पैसा था कि उसके मुकाबले में सारी ऑपोजिशन पार्टीज मिलके भी उसका 10वां हिस्सा भी खर्च नहीं कर सकती थी जितना बीजेपी खर्च कर रही थी। जिस तरह की चर्चा थी वो ये थी कि बीजेपी ने 50,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक खर्च किया। इसका हम पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि इन आंकड़ों की कभी कोई पुष्टि नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन इस तरह की चीजों की जांच करने में कोई गंभीरता कभी दिखाता नहीं है, पूरा देश पूछता रह जाता है। लेकिन ये जो हम बड़ा खेल देख रहे हैं अदानी जी का, उसके पीछे कहीं बीजेपी को पैसा देने का काम तो नहीं था? प्रश्न है, हमारे पास उत्तर नहीं है इसका। एक और प्रश्न जो अब पूछा जा रहा है, और वो बहुत बड़ा प्रश्न है, वो ये है कि मॉरिशस की जो कंपनियां अदानी जी किस कंपनी के अंदर पैसा लगा रही थी, उनके पास पैसा कहां से आ रहा था? लोगों ने जांच की तो पता लगा कि वो कंपनी तो कुछ है ही नहीं। कंपनी के पास एम्प्लॉयज नहीं है, कंपनी के पास कुछ काम नहीं है, कुछ वेग सा अपना काम बता रखा है। लेकिन कंपनी के पास हजारों करोड़ रुपया है इनकम, जो कि वो अदानी जी के एम्पायर में इन्वेस्ट कर रही है। इसी को कहा जाता है शेल कंपनी। ये विचित्र कंपनियां हैं जो उनके भाई साहब चला रहे हैं। कंपनियों के पास हजारों करोड़ रुपया पैसा है, इनकम का सोर्स नहीं है। पैसा इनकम है, इनकम का सोर्स नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इनकम भारत की पॉलिटिक्स से जनरेट की गई ब्लैक इनकम? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो देश की रूलिंग पार्टी थी उस समय पे 2014 से 2019 तक, भारतीय जनता पार्टी, कहीं उसका पैसा हो? इसका प्रमाण नहीं है, और ऐसी चीजों का प्रमाण मिलता भी नहीं है। लेकिन आप ही सोचिए, मॉरिशस में पैसा कहां से आता है? मॉरिशस इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बदनाम जगह है ब्लैक मनी के लिए। काला धन आता है, वहां से व्हाइट बन के वापिस चला जाता है। तो कहीं ये हिंदुस्तान की राजनीति से बना हुआ ब्लैक मनी तो नहीं है जो कि मॉरिशस से व्हाइट होके अदानी जी के रास्ते से आ रहा था? अगर ऐसा है तो हर भारतीय को इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि ये सवाल आप सोचते होंगे, चलो भाई कोई कंपनी थी, चलो भाई उसके शेयर बढ़े उसके गिरे, ना तो मैं स्टॉक मार्केट में खरीदता, ना मैंने उनके शेयर खरीदे, ना मैंने उनके बेचे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर ये खेल भारतीय राजनीति की ब्लैक मनी को व्हाइट करने का है तो फिर ये आपका और मेरा सवाल है। मतलब मोदानी का सवाल, मामला सिर्फ अदानी का नहीं, मोदानी का है। और मोदानी का सवाल आपका और मेरा सवाल है, जिस पे इस देश को सवाल पूछने चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष के बाकी दलों ने संसद में कहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। वैसे बात मैं साफ कर दूं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कुछ होगा नहीं। कमेटी बनेगी, कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी तो उसमें आधे से अधिक बीजेपी के लोग होंगे, बीजेपी का अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष चीजों को होने नहीं देगा। लेकिन चलिए, कुछ तो कम से कम होगा। इस देश में जब केतन पारेख का मामला आया, हर्षद मेहता का मामला आया, जब इस देश में 2G का स्कैम हुआ, तब हम सब लोगों ने कहा था, मांगा था, उस जमानों में यूपीए की सरकार होती थी, तब हम कहते थे जेपीसी होनी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए। बीजेपी कहती थी सच का आप सामना करो, आपको पता होना चाहिए, सारे देश के सामने सच आए, अगर आप सच्चे भी हैं तब भी पता होना चाहिए। तो एक क्षण के लिए मान लीजिए गौतम अदानी जी बिल्कुल निर्दोष हैं, उन्होंने कोई हेराफेरी नहीं की। एक क्षण के लिए ये भी मान लीजिए कि बीजेपी का उसमें कोई हाथ नहीं है। गौतम अदानी जी बिल्कुल अपनी मेहनत का पैसा कमा रहे थे, बिल्कुल ईमानदार तरीके से कमा रहे थे, और इसके पीछे सरकार का कोई हाथ नहीं था।
तो ये सच भी तो देश को पता लगना चाहिए ना। कैसे पता लगेगा? खाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज के साथ इतिहास में जो हमारे पास प्रमाण है वो यही है कि बातों को गोलमोल कर दिया जाता है, पूरी बात को सामने नहीं आने दिया जाता। उसके लिए जरूरत है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की अपनी एसआईटी हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के डायरेक्शन में एसआईटी बने, वो सारे प्रमाण देश के सामने सार्वजनिक करे। देश को जानने की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये मोदानी का सवाल केवल बिजनेस का सवाल नहीं है। मोदानी का सवाल सिर्फ एक कंपनी का सवाल नहीं है। मोदानी का सवाल सिर्फ किसी एक बिजनेसमैन का सवाल नहीं। अगर ये सवाल अदानी नहीं मोदानी का है, तो फिर ये आपका मेरा सवाल है। इसमें एलआईसी का पैसा लगा है, इसमें एसबीआई का पैसा लगा है, इसमें इस देश के लाखों करोड़ों स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स का जीवन लगा है। इस देश के आम जनता का सवाल है, आम जनता की लूट का सवाल है, भारत की इज्जत का सवाल है। इस सवाल पे हम सब इस सवाल को उठाएंगे, इसका उत्तर मांगेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, जब भी हो मोदानी का सवाल उठाइए। धन्यवाद।